तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग ने मास्टर होंग को शाओमई से किए हुए प्रॉमिस के बारे में बता दिया होता है और उसे बचाने के लिए वहां से निकल जाता है और बर्मेलियन वॉर्ड सिटी में जाकर शांगुवान फैमिली के लोगों को हराकर शाओमई, उसकी सिस्टर और उसके डैड सबको बचा लेता है। उसके बाद वो सभी मैंशन में बैठकर आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उनके पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि फैंग की फैमिली को खत्म कर दिया गया है। और अब इस एपिसोड की शुरुआत में इसी के आगे से होता है और हम देखते हैं फैंग अपने डैड के लिखे हुए अधूरे लेटर को देख उनके बारे में सोच रहा होता है और जब वो मेंशन से बाहर आता है तो बाहर उसकी फैमिली मेंबर्स की लाश चारों तरफ फैली होती है। यह देख वो काफी ज्यादा उदास होता है और अपने डैड के बारे में ही सोचने लगता है और उन्हें सोचने के बाद वो अपने डैड की बॉडी चारों तरफ ढूंढने लगता है और अपने डैड की बॉडी को देख जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगता है। यह देख शाओमई और उसकी सिस्टर भी काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं और इसी तरह कुछ वक्त बीत जाता है, जिसके बाद शाओमई फैंग के पास जाकर उसे कहती है कि अब तुम्हें अपने डैड को अलविदा कहने का वक्त हो गया है। जिसे सुनकर वो शाओमई की सिस्टर भी फैंग को समझाने की कोशिश करती है कि तुम अपने आप को संभालो, ये वक्त बहुत बुरा है लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। जिसे सुनकर दूसरी तरफ से शाओमई भी फैंग को समझाने की कोशिश करती है कि ये वक्त रोने का नहीं बल्कि जिन लोगों ने तुम्हारे डैड को मारा है उनसे उनकी मौत का बदला लेने का है। जिसे सुनकर फैंग उससे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जिन लोगों ने मेरे डैड को और मेरी फैमिली को मारा है वो चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैं उन्हें ढूंढकर अपने डैड और अपनी फैमिली का मौत का बदला लेकर रहूंगा। और यह कहकर वो बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फैंग को उसके रूम में बेहोश दिखाया जाता है जहां पर शाओमई उसका ख्याल रख रही होती है। तभी फैंग चौंक कर अपनी आंखें खोलता है और शाओमई उससे बताती है कि तुम पिछले 3 दिनों से लगातार सो रहे हो। जिसे सुनकर फैंग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहां से जाने लगता है। तो शाओमई उसे रोककर कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है अपने डैड और अपनी फैमिली के कातिलों को ढूंढने। तो शाओमई उसे बताती है कि मेरी सिस्टर उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है, इसलिए तुम यहीं पर उसका इंतजार करो जब तक उन्हें कोई न्यूज़ नहीं मिलती। उसके बाद हम कोई दूसरा प्लान बनाएंगे। पर फैंग उसकी बात नहीं मान रहा होता और वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर शाओमई की सिस्टर उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है। तो फैंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला? तो शाओमई की सिस्टर उससे कहती है, पहले तुम ये मेडिसिन खाओ, उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। तो फैंग उस मेडिसिन को एक ही बार में पी लेता है। तो शाओमई की सिस्टर काफी उदास होकर ये उसे बताती है कि तुम्हारे डैड को बुहू विलेज के अशाशियन ने मारा है। जिसे सुनकर के फैंग चौंक कर कहता है, पर मुझे तो नहीं लगता कि बुहू विलेज में कोई भी हमारी फैमिली का दुश्मन होगा। तो शाओमई की सिस्टर उसे बताती है कि बुहू फैमिली के लोगों को किसी चीज से मतलब नहीं, उन्हें तो बस पैसे से मतलब है और उन लोगों ने पैसों के लिए तुम्हारे डैड को मारा है। जिसे सुनकर फैंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है वो लोग कहाँ पर हैं? तो शाओमई की सिस्टर काफी मायूस होकर सर हिलाते हुए हाँ कहती है। जिसे सुनकर फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यह देख शाओमई उससे कहता है, जल्दबाजी मत करो, अभी कुछ भी करना सही नहीं होगा। जिसे सुनकर कि शाओमई की सिस्टर भी उसे समझाकर यह कहती है, अभी तुम आराम करो, कल सुबह हम उनके पास इन्वेस्टिगेट करने चलेंगे। पर फिर भी फैंग उनकी बातें नहीं मानता और कहता है, नहीं, कल सुबह का सूरज मैं उन्हें नहीं देखने दूंगा। और शाओमई की सिस्टर से पूछता है, बताओ वो लोग कहाँ पर हैं? फिर नेक्स्ट सीन में हमें बुहू विलेज के अशाशियन ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी मिलकर खुशी से जश्न मना रहे होते हैं। तभी उन अशाशियन ग्रुप का लीडर उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता है और साथ ही उन्हें हार्डवर्क करने के लिए कहता है और वो लोग इसी तरह खुशी खुशी मिलकर जश्न मना रहे होते हैं कि तभी ऊपर से वहां पर फैंग आता है। जिसे देख वो सब चौंक जाते हैं। तभी उन लोगों में से एक बंदा फैंग से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? और जैसे ही वो फैंग के पास जाता है तो फैंग उस पर अपनी पास का यूज करके उसके सारे पावर्स को कंज्यूम करके उसे खत्म कर देता है। यह देख सारे लोग हैरान हो जाते हैं। ये देख अशाशियन ग्रुप का लीडर अपने बंदों को फैंग पर अटैक करने को कहता है। जिसे सुनकर जैसे ही
उसके बंदे फैंग पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो फैंग अपनी पावर्स का यूज करके उन सबको जकड़ लेता है। यह देख वहाँ के सारे लोग हैरान रह जाते हैं और फैंग से डरने लगते हैं और चौंक कर कहते हैं वर्ल्ड स्पेशलिस्ट। तभी उन अशासियन ग्रुप का लीडर भी अपने बंदों के साथ फैंग के आगे घुटने टेक देता है और उससे कहता है आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो। तो फैंग उनसे गुस्से से पूछता है बताओ गुवोशन टाउन के चू फैमिली को मारने का ऑर्डर तुम्हें किसने दिया था। जिसे सुनकर उन अशासियन ग्रुप का लीडर चौंक जाता है और बोलने में हिचकिचाने लगता है। तभी फैंग उससे कहता है रुको, इतनी जल्दबाजी मत करो, मैं तुम्हें पहले एक अच्छा सा शो दिखाता हूँ। और यह कहकर वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है और अपनी पावर्स के जरिए उसके सारे बंदों को जकड़ लेता है। यह देख उनके ग्रुप का लीडर काफी ज्यादा डर जाता है, साथ ही उसके साथी भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी फैंग उससे फिर से पूछता है बताओ चू फैमिली को मारने के लिए तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था। जिसे सुनकर उनका ग्रुप लीडर बोलने में फिर से हिचकिचाने लगता है। तो फैंग कहता है रहने दो, तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है और उसकी पावर को कंज्यूम करने लगता है और उसे खत्म कर देता है। यह देख उसका एक साथी डर कर फैंग को बताता है कि हमें चू फैमिली को मारने के लिए हमें कॉन्ग ने ऑर्डर दिया था और साथ ही वो फैंग को कॉन्ग का भेजा हुआ लेटर भी दिखाता है। जिसे देख फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो बचे हुए अशासियन फैंग से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं और उससे कहते हैं प्लीज हमें जाने दो। तो फैंग उससे कहता है आज मैं तुम सबको भी अपने डैड के पास भेज दूंगा। जिसे सुनकर वो सब चौंक कर कहते हैं तो तुम ही फैंग हो। और ये कहकर वो सब डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। पर फैंग अपनी पावर्स का यूज करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है उन सबको खत्म करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें किलिन प्रिंस पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक आदमी को भागते हुए मैंशन की ओर जाते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी ओर मैंशन के अंदर हम मोलायो को बैठकर कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जहां वो तियानवू रिल्म में पहुंचने के काफी करीब होता है पर फिर भी अपने कल्टीवेशन में कामयाब नहीं होता और फेल हो जाता है और गुस्से से कहता है ऐसे तो मैं आने वाले 10 साल में भी तियानवू रिल्म में नहीं पहुंच पाऊंगा। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहां पर उसका वही बंदा आता है जो कुछ कहने वाला होता है। उससे पहले ही मोलायो उससे कहता है तुम ये कहने आए हो कि कॉन्ग मुसाशी पवेलियन में गया है, पर ये तो मुझे पहले से ही पता है। जिस पर उसका बंदा उससे कहता है तो क्या मुझे जाकर उसे पकड़ना चाहिए। जिस पर मोलायो उससे कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी इसके बारे में पता है और मैं उसे अपनी गोंग टेक्निक को देना चाहता हूँ। बस मुझे डर इस बात का है कि जब उसे वो लेटर मिलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें मुसाशी पेरिलियन का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम कॉन्ग को बैठकर बुक्स पढ़ते हुए देखते हैं। तभी उसे टेबल पर एक लेटर दिखता है, जिसे देख कॉन्ग चौंक जाता है और कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पर मोलायो आता है और कहता है इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और वो कॉन्ग के करीब जाते हुए कहता है जब मुझे ये लेटर तुम्हारी मॉम से मिला थोड़ी देर के लिए तो मैं भी हैरान रह गया था, पर मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही एक बेटा होगा। वहीं उसे अपनी ओर आते हुए कॉन्ग उससे कहता है नहीं, मेरे पास मत आओ। तभी मोलायो उसे उसकी मॉम की हेयर पिन दिखाते हुए कहता है ये तुम्हारी मॉम की हेयर पिन है जो मेरे अलावा किसी के पास भी नहीं है। जिसे सुनकर कॉन्ग बैल्कनी में जा खड़ा होता है और कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तो सुआनवू सिटी का यंग मास्टर हूँ और मेरे डैड वहाँ के सिटी लॉर्ड हैं। तभी वहाँ पर मोलायो भी आता है, जिसे देख कॉन्ग गुस्से से उस पर अटैक कर देता है। तो मोलायो उससे कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, जिसके बाद भी तुम सुआनवू सिटी के यंग मास्टर ही रहोगे और फ्यूचर में वहाँ की सारी वसीयत भी तुम्हें ही मिलेगी। पर मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। जिसे सुनकर कॉन्ग मायूस होकर नीचे बैठ जाता है और यहाँ हमें इनकी बातों से पता चलता है कि शायद कॉन्ग ही मोलायो का बेटा है, पर यह बात पूरी तरह से कंफर्म नहीं होती है, तो हो सकता है इसके बारे में हमें आगे पता चल जाए। वहीं मोलायो उससे कहता है मैं तुम्हें फ्यूचर में एक ऐसी चीज दूंगा जो तुम्हें यानपिंग भी नहीं दे सकता, और वैसे भी अभी यह मैटर नहीं करता कि तुम कौन हो, मैटर यह करता है कि आखिर तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो
और फिर वो आगे जाकर खड़ा होकर कहता है, मेरा एक सपना है कि मेरा बेटा मुझसे ट्रेनिंग लेने के बाद तयानवु इलम में पहुंच जाए और बहुत पावरफुल बन जाए। और वैसे भी मैं अभी तुम्हारा नाम चेंज नहीं करना चाहता, पर मैं भी नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी हार मान लो, क्योंकि अभी तुम्हारा एक बहुत ही खास चीज इंतजार कर रही है, बैजू हीरोइक हंटिंग प्लेस, जो कि जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सब कुछ क्लियर कर लो, क्योंकि कल हम यहाँ से निकलेंगे और आज से मुशायो पवेलियन की सारी चीजें तुम्हारी हुई, तो तुम यहाँ जो चाहे वो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें तुआनवू पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम सिटी लॉर्ड तियापिंग को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है जो उन्हें बताता है कि हमने चारों तरफ ढूंढ लिया पर हमें कॉन्ग का कुछ पता नहीं चला, जिसे सुनकर तियापिंग गुस्से से उन पर अपनी वाइन की बोतल फेंक देता है, मारते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, जाओ और उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। तो वो सोल्जर कहते हैं कि ठीक है और उन्हें बताता है वो विलेज को किसी ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसे सुनकर तियापिंग हैरान होकर उससे पूछता है किसने किया है। तो वो कहते हैं ये तो हमें अभी तक पता नहीं चला है, जिसे सुनकर तियापिंग सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को एक लेटर पढ़ते हुए मून के पास जाता है, तो वो उसे बताती है कि जिस आदमी ने कॉन्ग को बचाया था वो उस टाइम सिंगलॉन सेक्ट में था, पर 80% चांसेस ये कि वो किलिंग प्रिंस मेंशन का डेप्यूज जर्नल मैनेजर है। जिस पर फैंग मून से कहता है उस आदमी को अच्छे से पता है कि कॉन्ग को अपने झांसों में कैसे लाना है, जिस पर मून उससे कहता है तो अब तो तुम्हें जाकर उसे ढूंढना चाहिए। तभी फैंग उससे कहता है, मैंने बाइजू से हीरोइक हंटिंग प्लेस के बारे में सुना था, जहाँ पर ना सिर्फ ट्रेजर्स होते हैं बल्कि वहाँ पर मैजिकल मेडिसिन भी होती है, और तुम्हें पता है उसके गार्ड कौन है? बहुत सारे मॉन्स्टर्स, यहाँ तक कि वहाँ पर तियाम्बू रिल्मस के मॉन्स्टर्स भी मौजूद हैं। जिसे सुनकर मून उससे काफी खुश होकर कहती है, फैंग तब तो मुझे भी तुम्हारे साथ वहाँ जाना, वहाँ के सारे ट्रेजर्स और मेडिसिन तुम रख लेना और मॉन्स्टर्स को मुझे दे देना। जिसे सुनकर फैंग मुस्कुराते हुए कॉन्ग का नाम लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग अपने बर्ड के ऊपर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए वहाँ से बाइजू हीरोइक हंटिंग पैलेस के लिए निकल जाता है, जहाँ उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कंप्लीट भी नहीं होती और उसका स्पिरिट स्टोन खत्म हो जाता है। जिसे देख फैंग कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सारी स्पिरिट स्टोन भी मेरी प्रैक्टिस के लिए काम पर जाएगी। जिसे सुनकर मून उससे कहती है इसकी जगह मिस्टीरियस बाइजू मेडिसिन काम कर सकती है। जिसे सुनकर फैंग उससे कहता है, लगता है 80% चांसेस हैं कि मेरा मुकाबला कॉन्ग के साथ बाइजू हंटिंग पैलेस में होगा, पर मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पहचान ना पाए। जिसे सुनकर मून उससे कहती है, तो क्यों ना तुम अपना नाम चेंज कर दो, और उसे कुछ नाम सजेस्ट करती है। जिसे सुनकर फैंग कहता है, मैंने ऑलरेडी एक नाम सोच रखा है। तो मून उसे वो नाम पूछती है, तो फैंग उससे कहता है, वो तो तुम्हें वहाँ पहुँचकर पता चल जाएगा। तो वो नाम जानने के लिए जिद करने लगती है, पर फैंग उसे वो नाम नहीं बताता, और इसी तरह वो लोग बाइजू हीरोइक हंटिंग पैलेस पे के लिए आगे जाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक बंदे को देखते हैं जो सबसे कहता है कि मुझे एक न्यूज़ पता चली है कि लिंगलोंग सेक्ट के लोग मिलकर हमसे बाइजू हीरोइक हंटिंग पैलेस का सारा ट्रेजर और मिस्टीरियस मेडिसिन चुराना चाहते हैं। जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि लिंगलोंग सेक्ट तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही पावरफुल सेक्ट है, तो आखिर वो इस तरह की शर्मनाक हरकत कैसे कर सकते हैं। और वो सब इसी तरह आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि एक बंदे को उठाकर उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसका ड्रेस पहनकर बाहर आता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़का सबसे कहता है, अगर हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना है तो हम सबको एक साथ मिलकर उनसे मुकाबला करना होगा। जिसे सुनकर सब उसकी बातों से राजी होते हैं और कहते हैं ठीक है। तभी वहाँ पर कॉन्ग अपने बंदों के साथ आता है, जिसे देख फैंग छुप जाता है। वहीं कॉन्ग को भी कुछ गड़बड़ लगता है, तो वहाँ पर आते हुए सबको देखने लगता है। तभी वो बंदा उनसे पूछता है, तुम कौन हो? तो कॉन्ग उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि मैं शिलोंग सेक्ट का चीफ डेसिबल हूँ। जिसे सुनकर वहाँ का एक बंदा उसे वहाँ से जाने को कहता है, पर कॉन्ग नहीं जाता। तो वो उस पर अटैक करने वाला होता है, जिसे देख कॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर काफी स्पीडली वार करके उसे नील डाउन कर देता है।
यह देख सब चौंक जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तब कॉन्ग उन सब के सियानकुंग बैग को बाहर निकालता है, जिसे देख सब कहते हैं ये तो हमारा सियानकुन बैग है। वो सब कॉन्ग से उसे वापस मांगते हैं, जिसे सुनकर कॉन्ग एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है और सबसे कहता है कि तुम लोगों के पास बस इतने ही सेकंड बचे हुए हैं, तो इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यह कहकर वो उन सबको सियानकुंग बैग वापस कर देता है, साथ ही उन बंदों को भी नीचे फेंक देता है और फिर वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मैं लिंगलोंग सेक्ट का चीफ डेसिबल के साथ साथ सुआनो सिटी का यंग मास्टर भी हूँ, तो किसी और को कुछ और जानना हो तो आगे आकर पूछ ले। जिसे सुनकर सब आपस में बातें करने लगते हैं। इस सुआनो सिटी का यंग मास्टर तभी कॉन्ग सबसे कहता है कि मैं खुद को तुम सबके लीडर के रूप में नॉमिनेट करता हूँ, और वो सबको बताने लगता है कि किस तरह से हमें मॉन्स्टर्स को हरा के ट्रेजर और मिस्टीरियस मेडिसिन को बाइजू हीरोइक हंटिंग पैलेस से हासिल करना है। जिसे सुनकर वो सब आपस में बातें करने लगते हैं कि लिंगलोंग सेक्ट तो बहुत ही ज्यादा वीक है, पर सुआनो सिटी बहुत पावरफुल। और ये सब सोचने के बाद वो लोग कॉन्ग की बातों से राजी हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, पर हमें तो पता ही नहीं कि बायजुक हंटिंग पैलेस कहाँ पर है, तो आखिर हम ट्रेजर और मिस्टीरियस मेडिसिन को हासिल कैसे करेंगे। जिसे सुनकर कॉन्ग उन सबको एक मैप दिखाते हुए कहता है कि ये हमें बाइजू हीरोइक हंटिंग पैलेस की लोकेशन बताएगी। जिसे सुनकर सब उसे अपना लीडर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो कॉन्ग उन्हें उस पर भरोसा करके उसे अपना लीडर बनाने के लिए थैंक यू कहता है और उन्हें ग्रीट करता है। वहीं ये सब सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो पीछे से कॉन्ग के बारे में कुछ कुछ कह रहा होता है। जिसे सुनकर कॉन्ग उससे कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो तेरे मुंह पर आकर बोल, पीछे क्या बोल रहे हो। जिसे सुनकर वो बंदा उसके सामने आकर उसकी इंसल्ट करने लगता है। यह सुनकर कॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यह देख वहाँ के सारे लोग चौंक जाते हैं और काफी ज्यादा डर भी जाते हैं। वहीं वो बंदा भी कॉन्ग से डर कर माफी मांगने लगता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। जिसे सुनकर कॉन्ग उससे कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस मैंने तुम्हारे साथ ये सब इसलिए किया ताकि इससे तुम सबको भी याद रहे किसी के भी सामने बकवास नहीं करनी चाहिए, और जब वो आदमी आपसे कहीं ज्यादा पावरफुल हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। तभी पीछे से फैंग उससे कहता है, अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम्हें डर क्यों लग रहा है कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। जिसे सुनकर कॉन्ग चौंक कर कहता है, कौन है। जिसे सुनकर सब लोग पीछे देखने लगते हैं, तो फैंग उस बंदे को एक मेडिसिन देता है। जिसे देख सब चौंक जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये है कौन। वहीं उनकी बातें सुनकर कॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ के लोगों को उसे मारने का ऑर्डर देता है, पर डर के कारण कोई भी उसके पास नहीं जा रहा होता। तभी फैंग वहाँ के लोगों से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस जैसे क्रूअल इंसान को फॉलो करके तुम्हें कोई अच्छा ट्रेजर मिल जाएगा। जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि हाँ, बात तो ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, और फिर सब आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर उन्हें कॉन्ग को फॉलो करना चाहिए या नहीं। तभी कॉन्ग उन्हें लालच देते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों में से जो भी इसे मारेगा उसे मैं अपनी मिस्ट्री मेडिसिन में से एक्स्ट्रा शेयर दूंगा। जिसे सुनकर कुछ बंदे उसकी बातों से राजी हो जाते हैं और फैंग पर अटैक करने जाते हैं, पर फैंग उन्हें काफी आसानी से मार कर दूर फेंक देता है। यह देख कॉन्ग के सोल्जर्स भी फैंग पर अटैक करते हैं, जिसे फैंग अपनी शील्ड से रोकने लगता है और फिर उन सबको मार करके उनकी पावर को एब्जॉर्व करके उन्हें खत्म कर देता है। यह देख वहाँ के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं फैंग उन्हें मारने के बाद कॉन्ग के पास जाने लगता है, तो उसे देख कॉन्ग डरते हुए उसे पूछता है कि तुम आखिर कौन हो, पर फैंग उसका कोई जवाब ना देकर आगे बढ़ रहा होता है। वहीं उसे देख सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये है कौन, मैंने तो इससे पहले कभी भी नहीं देखा। यह देख कॉन्ग फिर से उन लोगों को मारने को कहता है, पर डर के कारण कोई उसके करीब भी नहीं जा रहा होता। यह देख फैंग अपने बाकी दो सोल्जर्स को उस पर अटैक करने को कहता है। जिसे सुनकर वो जैसे ही फैंग पर अटैक करने जाते हैं, फैंग उन्हें भी मारकर उनकी पावर्स को एब्जॉर्व करके उन्हें खत्म कर देता है। वहीं उसकी शील्ड टेक्निक को देख वहाँ के सारे लोग हैरान रह जाते हैं और चौंक कर कहते हैं, ये तो एक वर्ल्ड स्पिरिचुअलिस्ट है, और डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तो फैंग
कॉन्ग के पास जाने लगता है, जिसे अपनी ओर आता देख कॉन्ग उस पर अटैक कर देता है। यह देख फैंग भी उस पर अटैक कर देता है और उन लोगों में काफी जबरदस्त मुकाबला होने लगता है। पर फैंग की पावर्स कॉन्ग पर भारी पड़ने लगती हैं और फैंग उसे मार कर दूर फेंक देता है। यह देख कॉन्ग उससे पूछता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? पर फैंग उसका कोई जवाब न देकर उसे फिर से मारने लगता है और फिर से मार कर दूर फेंक देता है। और जैसे ही फिर से उसके करीब जाने लगता है तो कॉन्ग उससे पूछता है, आखिर तुम हो कौन? जिसे सुनकर जैसे ही फैंग अपना मास्क नीचे करने वाला होता है, मोलायो वहां पर आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे फैंग पीछे की ओर चला जाता है। तभी मोलायो फैंग से कहता है कि उन बेवकूफ़ों के अलावा यहाँ पर एक वर्ल्ड स्पिरिचुअलिस्ट भी मौजूद है। जिसे सुनकर फैंग उसे देख चौंक कर कहता है। तो उसकी बातें सुनकर मोलायो कहता है, अच्छा तो तुम मुझे जानते हो? और ये भी कहता है कि अगर कॉन्ग ने तुम्हें कभी अफेंड किया हो तो उसे माफ कर देना। जिसे सुनकर फैंग गुस्से में कहता है, यह कभी नहीं हो सकता, और उस पर अटैक कर देता है। जिसे देख दूसरी तरफ से मोलायो भी उस पर अटैक करता है, जिसे रोकने के लिए फैंग पीछे की ओर चला जाता है और फिर अपने स्नो टाइगर को सामने करता है। जिसे देख मोलायो चौंक कर कहता है, सीक्रेट स्किल, और हंसते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिसे मैं पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था वो सीक्रेट स्किल तुम्हारे पास मौजूद है। ठीक है, तो अब मुझे इसकी और पावर्स को देखना होगा। और यह कहकर वो अपनी पावर्स का यूज करके एक स्पिरिट बीस्ट को सामने करता है, जो देखने में फैंग के स्नो टाइगर से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। वहीं उसे देख फैंग अपने स्नो टाइगर के जरिए उस पर अटैक करता है, तो दूसरी तरफ से मोलायो भी अपने स्पिरिट बीस्ट के जरिए उस पर अटैक करता है। पर मोलायो का स्पिरिट बीस्ट फैंग के स्नो टाइगर पर भारी पड़ जाता है और वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे घायल होकर फैंग दूर जा गिरता है। तभी वो स्पिरिट बीस्ट उस पर भी अटैक कर देता है, जिसे अपनी ओर आता देख फैंग अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट करता है। वहीं यह सब देख मोन उससे कहती है, तुम इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो मुझे अपनी बॉडी को कंट्रोल करने दो। पर फैंग मना कर देता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेने दूंगा। वहीं ये सब देखते मोलायो फैंग से कहता है, मैं एक वर्ल्ड स्पिरिचुअलिस्ट का दुश्मन नहीं बनना चाहता, तो अगर तुम अपने सीक्रेट स्किल को मेरे हवाले कर दो। तभी फैंग मोलायो के सीक्रेट बीस्ट को खत्म करके ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। जिसे देख कॉन्ग चौंक कर कहता है, ये एयर में भी ट्रैवल कर सकता है। वहीं फैंग को देख मोलायो भी हैरान होकर कहता है, ये कैसे हो सकता है? तभी फैंग वहां से जाते हुए कहता है, हम फिर मिलेंगे और उस दिन मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तब जिसे जाते देख मोलायो कहता है, एक वर्ल्ड स्पिरिचुअलिस्ट जो अभी बस जियानवू रियल में है, वो एयर में ट्रैवल भी कर सकता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और आगे जाते हुए कहता है, मुझे किसी भी तरह उन मिस्टीरियस मेडिसिन और ट्रेजर को हासिल करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा, ताकि मैं उस फैंग और उस बंदे दोनों को ख़त्म कर सकूं। और ये कहते हुए वो खून की उल्टियाँ करने लगता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घायल होता है। और ये देख मोलायो उससे कहता है, अगर तुम इस लड़के को नहीं हरा पाए तो तुम्हें हायर लेवल के मॉन्स्टर बीस्ट को हराकर ट्रेजर और मेडिसिन्स को काइजू हीरोइक हंटिंग पैलेस से कैसे हासिल करोगे? और यह कहकर वो उससे आगे जाते हुए खड़ा होकर कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से भी डरने की क्या जरूरत है? साथ ही वो कॉन्ग से यह भी कहता है कि तुम में टैलेंट तो है, पर तुम में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, इसलिए कोई भी काम जल्दबाजी में मत किया करो। आखिर तुम्हें किसी से रिवेंज लेने की इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? जिसे सुनकर कॉन्ग उसका कोई जवाब नहीं देता। तो मोलायो उससे कहता है, अब जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें इस बात का डर क्यों लग रहा है कि तुम अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे? और फिर वो उससे यह भी कहता है कि हाँ, मुझे पता है तुम ये सोच रहे हो कि बाकी सब तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, कि तुम मेरे ऊपर डिपेंड करते हो, पर इस दुनिया में सक्सेसफुल होने के बहुत सारे रास्ते हैं। पर ये मैटर नहीं करता कि तुम किस रास्ते को चूज करते हो। मैटर ये करता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। और ये कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कॉन्ग से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम उस फैंग से तो क्या, इस पूरी दुनिया से
तो तुम उस फैंग से तो क्या, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। इसके बाद वो फैंग तो क्या, इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। जिसे सुनकर के कॉन्ग मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को बादलों के बीच में ट्रैवल करते हुए देखते हैं, जो आगे जा रहा होता है। तो वहां पर मून उससे कहती है, आज अगर तुम एयर टेक्निक का यूज नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि तुम वहां से बचकर भाग पाते। साथ ही वो उसे यह भी कहती है कि आज तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे प्रोटेक्ट किया, जो बात मुझे काफी अच्छी लगी। और यह कहकर वो मुस्कुराने लगती है, पर फैंग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। तो मून उससे कहती है, तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो या नहीं। जिसे सुनकर फैंग अपना मास्क नीचे करके आगे माउंटेन को देख मून से पूछती है वो क्या है, और उसके पास जाने लगती है, जहां सामने उसे माउंटेन पर एक घर भी दिखाई देता है। जिसे देख वो कहता है कि बाइजू, एक फॉरबिडन एरिया है, तो आखिर वहां पर घर किसने बना रखा है। तो ऐसे ही करके वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी मून उसे बताती है कि नहीं, तुम आगे मत जाओ, वहां पर तियानवू रिलम के करीब वाले कल्टीवेटर के साथ साथ एक ब्लू रॉबर्ट स्पिरिचुअलिस्ट भी मौजूद है। जिसे सुनकर फैंग चौंक कर कहता है, क्या, और सामने वाले माउंटेन को देखने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।